चलिए देखते हैं। अब हम लोग बायोलॉजी का जो आरबीटी पब्लिकेशन का जो पॉकेट जीके का समान ज्ञान है, हम लोग इसमें एक ही वीडियो में दो दो चैप्टर देखेंगे, इसलिए छोटा छोटा चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला ये बायोलॉजी का 9वां नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता। क्या है? आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता, जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवांशिकता गुणों विशेषकों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की प्रक्रिया को वंशागति या आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिक विशेषक लक्षण गुण या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम मेंडल ने ही मटर के पौधों पर प्रयोग कर आनुवांशिकता के लक्षण को पहचाना था। वह गुणसूत्र जो आनुवांशिकता गुणों को रासायनिक पदार्थों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, जीन कहलाता है। अब है गुणसूत्र यानी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर जीन लगे होते हैं। इनकी संख्या मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 100 से अधिक होती है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1968 में डीएनए निर्माण के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्होंने 1970 में प्रथम कृत्रिम मानव जीन का निर्माण किया था। मेंडल के नियम के बारे में जानते हैं। मेंडल के 3 नियम है। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी मेंडल के अनुसार यदि दो विरोधी गुण के जीवों का परस्पर संयुग्मन कराया जाता है तो नई पीढ़ी की संतान में केवल एक गुण प्रभावित होता है जबकि दूसरा अप्रभावी। जैसे लाल रंग के मटर के फूल को यदि सफ़ेद रंग के मटर के फूल से संयुग्मित कराया जाता है तो उससे उत्पन्न पौधों में केवल लाल रंग दिखाई देता है। अब है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यदि दो परस्पर विपरीत गुणों के पौधों में संयुग्मन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी के सिर्फ प्रभावी गुण दिखाई देता है, किंतु दूसरी पीढ़ी के पौधों में दोनों गुण प्रभावी और अप्रभावी दिखाई पड़ते हैं, जो 15:1 के रूप में होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट के बाद इसका उपयोग अंगूठा निशानी फिंगरप्रिंट के रूप में स्थान पर किया जाता है। संबंधित व्यक्ति को पहचानने में मदद मिलती है। भविष्य में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के लिए इसका काफ़ी निर्णायक भूमिका हो सकती है। डीएनए फिंगरप्रिंट का भारत में एकमात्र केंद्र हैदराबाद में स्थित है, जिसे कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। अब है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर जनक से कितने प्रकार के युग्मन बनते हैं? 4। कैपिटल टी और स्मॉल टी से बनने वाले संतानों की जीन संरचना होगी कैपिटल टी स्मॉल टी। द्विसंक्रमण क्रॉस में F2 में समलक्षणीय अनुपात होता है, जो 9:33:1 के होता है। जीन किस रसायन के बने होते हैं? डीएनए के। मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी 82 विपरीत गुणों का अध्ययन किया? 7। अब खच्चर उदाहरण है विजातीय संकरण का। अब म्यूटाइन है जीन की रचनाओं में कृत्रिम परिवर्तन का कारण है, कारक है। अब मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम है प्रभाविता का नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधों पर किए थे? मटर के।
जिन पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर श्रृंखला बंध में। प्रभावी व अप्रभावी गुण कौन सा है, यह ज्ञात होता है कि F2 पीढ़ी में। मेंडल के अनुसार गुणों को नियंत्रित करने वाले कारक थे जीन। युग्मकों की शुद्धता किस नियम द्वारा समझाई जा सकती है? पृथक्करण का नियम द्वारा। जीवों में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतंत्र रूप से स्थानांतरण होता है। इस नियम को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब है मानव जीनोम के पथ प्रदर्शक कौन थे? क्रेग वेंटर तथा फ्रांसिस कॉलिंसन थे। अब है पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। पादप जगत का वर्गीकरण थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म अनावृतबीजी, एंजियोस्पर्म आवृतबीजी। यानी शैवाल, जीवाणु, कवक। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री होता है। अब है थैलोफाइटा यह सबसे आद्य पादप है। इन पादपों में जड़, तना, पत्तियां अनुपस्थित तथा भ्रूण का निर्माण भी नहीं होता है। पादप की संरचना थैलस के समान होती है, जैसे शैवाल, कवक, जीवाणु इत्यादि। शैवाल यह पौधों का सबसे आद्य एवं विशाल समूह है। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। पृथ्वी पर 90% प्रकाश संश्लेषण इन्हीं के द्वारा होता है। इन पादपों में जड़, तना तथा पत्तियों का विभेदन नहीं होता है। इनमें संवहनीय तंत्र, जाइलम, फ्लोएम भी नहीं पाए जाते हैं। इनमें निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। अब जेलिडियम एवं ग्रेसिलेडिया नामक लाल शैवाल से इसका उत्पादन होता है। यह आइसक्रीम, कृत्रिम रेशे, ध्वनि रोधक एवं ताप रोधक पदार्थ बनाने, दवाइयों के सिरप बनाने के काम में आता है। अब सरगासम सी में सरगैसम चारे के रूप में नामक भूरा शैवाल पाया जाता है। भूरे शैवाल में एल्जीनिक अम्ल प्राप्त करते हैं। अब हरे शैवाल में जैसे क्लेमाइडोमोनास, कोलेरेला, यूलोथ्रिक्स अल्वा, अस्याइरोगायरा, एसिटाबुलेरिया होता है। अब कोलेरा को अंतरिक्ष यात्री O2 प्राप्त करने के लिए ले जाता है। अब एसिटाबुलेरिया सबसे लंबी एक कोशिकीय पादप कोशिका है। अब अल्वा को समुद्री सलाद के रूप में, भोजन के रूप में काम में लाते हैं। अब हाइड्रा के साथ जुक्लोरेला नामक हरा शैवाल सहजीवी संबंध बनाता है। अब ब्रायोफाइटा सबसे सरल स्थलीय पौधे हैं। संवहन ऊतक का अभाव होता है। इन्हें पादप जगत के उभयचर कहते हैं क्योंकि ये स्थलीय पौधे हैं, परंतु निषेचन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है। अतः ये नम छायादार स्थानों पर उगते हैं। इनमें वास्तविक जड़ों का अभाव होता है, केवल मूलाभास द्वारा ही आधार से संलग्न रहते हैं। अब इन्हें मॉस भी कहते हैं। सबसे लंबा ब्रायोफाइटा डाउसोनिया 50 सेंटीमीटर लंबा है। अब स्फैगनम नामक मॉस में अपने भार का 20 गुना तक पानी सोखने की क्षमता पाई जाती है। पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर सूखने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं टेरिडोफाइटा, यानी सामान्यतः इन्हें फर्म भी कहते हैं। संवहनीय तंत्र सबसे पहले इन्हीं पादपों में विकसित हुआ। वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियां विभेदित अल्जोला जलीय
टेरिडोफाइटा जो गन्ने के खेतों में नास्टाक एवं एनाबीना बीजीय के साथ N2 अस्थिरीकरण का कार्य करता है। निषेचन के लिए टेरिडोफाइटा में भी जल का आवश्यक है। इनमें पुष्प, फल व बीजों का अभाव होता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में संवहनीय तंत्र पाया जाता है, जबकि थैलोफाइटा एवं ब्रायोफाइटा में संवहनीय तंत्र अनुपस्थित होता है। अब जिम्नोस्पर्म के बारे में देखते हैं। जिम्नो यानी नग्न, स्पर्म ने बीज यानी नग्न बीजी पादप, अनावृत बीजी यानी इन पादपों में जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट रूप से विभेदित होते हैं। संवहनीय उत्तक जाइलम में फ्लोएम भी पाए जाते हैं। इनमें बीज के चारों ओर कई आवरण नहीं पाया जाता है, अतः इन्हें नग्न बीजी पादप कहते हैं। बीजांड से निषेचन के बाद बीज बनते हैं। इनमें फल का अभाव होता है क्योंकि फल का निर्माण अंडाशय से होता है, जो कि इनमें अनुपस्थित होता है, परंतु पुष्प होते हैं। इनमें शंकुधारी पौधे भी पाए जाते हैं जो कि सदाहरित रहते हैं तथा बसंत ऋतु में पत्तियां झड़ती नहीं है, जैसे चीड़, फर, स्प्रूस, सीडार इत्यादि है। अब इन्हें मुख्यतः दो समूहों में बांटा गया है, साइकेड तथा शंकुधारी। साइकेड समूह में असांखित तने वाले छोटे पौधे होते हैं, जैसे साइकस। राजस्थान में पाए जाने वाला जिम्नोस्पर्म इफिड्रा है। साइकेड समूह पाइनस के छोटे पौधे भारत के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अब कोनीफर शंकुधारी पौधे भारत में पहाड़ी स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें नर युग्मक बीजांड तक पराग नलिका के द्वारा पहुंचते हैं, अतः इन पादपों में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। अब महत्वपूर्ण बिंदु, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में होती है, परंतु बीज बनाने वाले पौधे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म बीज पादप में पराग नलिका बनाने के कारण निषेचन में जल की आवश्यकता नहीं होती है। अब नग्न बीजियों का आर्थिक महत्व। पाइनस के बीज चिलगोजा खाए जाते हैं। अब इफ्रेडा नामक नग्न बीजी से अस्थमा की दवा प्राप्त होती है। सैंडलवुड ऑयल प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोपी जूनिपरेस वर्जीनिया में से प्रयुक्त होता है। साबूदाना साइकस सागोपाम से प्राप्त होता है। कनाडा बाल्सम का ये बीज बाल्सेमिया से भी प्रयोगशाला में उपयोग होता है। चीड़ के तारपीन का तेल एवं रेजिन प्राप्त होते हैं। कोनीफर से पाइनस इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। सबसे बड़ा अंडा मादा युग्मक बीजांड एवं शुक्राणु नर युग्मक साइकस पौधे के होते हैं। अब पीले बादल पाइनस के परागकणों के वातावरण में फैलने से आकाश पीला दिखाई देता है। अब साइकस को सामान्यतः पाम कहते हैं, जिससे साबूदाना प्राप्त होता है। सबसे ऊंचा जीवित वृक्ष सिकोया है। सबसे छोटा नग्न बीज पादप जैमिया पिग्मिया है। सबसे मोटा नग्न बीज वृक्ष टेक्सोडियम मैक्सिकैनम है। अब जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोबा तथा मेटासिकोया है। साइकस की प्रवाल मूल में नील हरी शैवाल एनाबीना एवं नोस्टॉक पाई जाती है। अब पाइनस की जड़ों के साथ कोको के सहसंबंध को पाइकोराइजा कहते हैं। पाइनस के परागकण पंख युक्त होते हैं। अब आवृत बीजी सबसे प्रगत पादप है। अंगियो आवरण स्पर्म बीज होता है। इन्हीं आवृत बीजियों पादप कहते हैं।
क्योंकि इनमें बीज आवरण से ढके रहते हैं। बीजांड से बीज बनते हैं। बीजांड अंडाशय में पाए जाते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनता है तथा बीजांड से बीज बनते हैं। इनमें पुष्प भी पाए जाते हैं, अतः इन्हें पुष्पीय पादप भी कहते हैं। पुष्पों के निम्नलिखित भाग होते हैं। पुष्प पादप जनन से संबंधित अंग है। अब बाह्यदल का मुख्य कार्य पुष्प की सुरक्षा करना है। अब दलपुंज का मुख्य कार्य कीटों के परागण के लिए आकर्षित करना है। पुंकेसर ये पादप के नर जननांग है। इसमें परागकोण संरचना पाई जाती है जिनमें परागकण बनते हैं। परागकण में नर युग्मक बनता है। अब आगे देखते हैं। अंडप या स्त्री केसर यह पादप का स्त्री जननांग है। अंडप में बीजांड पाए जाते हैं। इसका ऊपरी भाग वर्तिका कहलाता है। वर्तिका का ऊपरी फूला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र प्रायः चिपचिपा होता है जिससे परागकण हवा में उड़ते हैं, चिपक जाते हैं तथा पराग नलिका के द्वारा नर युग्मक वर्तिका से होता हुआ बीजांड तक पहुंचता है, जहां पर बीजांड से बने मादा युग्मक से निषेचन करके भ्रूण बनता है। फल का निर्माण अंडप अंडाशय से होता है। यह आवृत बीजियों का विशिष्ट लक्षण है। अब आवृत बीजी पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक है एक बीजपत्री, दूसरा है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री, इसके बीज में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। प्रायः अप्रस्थानिक जड़ पाई जाती है। पत्तियों में सिरा विन्यास समानांतर होता है। जैसे सभी धान जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, गन्ना, लहसुन, प्याज, केला, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, घास आदि होता है। अब द्विबीजपत्री, इनके बीज में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। पत्तियों में सिरा विन्यास जालिका होता है। प्रायः मूल पाई जाती है। तने द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जैसे सरसों, मूली, शलजम, कपास, भिंडी, सभी दलहनी फसलें, नींबू, संतरा, आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, तरबूजा, लौकी, जीरा, धनिया, गाजर, अमरूद, मेहंदी आदि होता है। सबसे छोटा आवृत बीजी पुष्पीय पादप लेमना है। सबसे बड़ा आवृत बीजी यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा पुष्प बोल्फिया है। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया है। सबसे बड़ा पत्ती विक्टोरिया रिजिया की है। पूर्ण मृतोपजीवी पादप मोनोडोपा है। पूर्ण स्तंभ परजीवी चंदन है। पूर्ण मूल परजीवी ओरोबेंकी है। अब एक कीटहारी पादप यानी ड्रोसेरा, डायोनिया, नेप्थीज, यूट्रिकुलेरिया अधिपादप, आर्किड, इसका बीज सबसे छोटा होता है। लोडोसिया के बीज सबसे बड़े यानी 16 किलो के होते हैं। मक्का का उद्गम स्थल अमेरिका है, इसीलिए यह नई दुनिया को पुरानी दुनिया का उपहार है। फल का निर्माण फलों का निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में बांटा गया है। संग्रहित फल यानी कटहल, सहतूत, सरल फल यानी केला और अमरूद, पुंज फल स्ट्रॉबेरी और रसभरी। अब कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को फल्स फ्रूट असत्य फल कहते हैं। अब कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग अंगूर के फल भिति और बीजांडसन खाया जाता है। सेव का पुष्पासन खाया जाता है। पपीता का मध्य फल भिति खाया जाता है। केला का मध्य एवं अंतः भिति खाया जाता है। टमाटर के फल भिति एवं बीजांडसन खाया जाता है। नारंगी का जूसी हेयर खाया जाता है। नाशपाती का पुष्पासन खाया जाता है। आम का मध्य फल भिति खाया जाता है। चना का बीजपत्र एवं भ्रूण खाया जाता है। मूंगफली का
बीजपत्र एवं भ्रूण खाया जाता है। कटहल का परिदल एवं पुंज एवं बीज खाया जाता है। काजू का पुष्पवृंत एवं बीजपत्र खाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो में देखेंगे पादप उत्तर।